गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 उपदान संदाय अधिनियम 1972 के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा और मैं आज आपको ग्रेच्युटी का भुगतान किस प्रकार किया जाए इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से ग्रेच्युटी एक्ट पारित करने के कारण, उद्देश्य, विस्तार के बारे में बताया और ग्रेच्युटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डेफिनेशन हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, परिभाषाएं हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि ग्रेच्युटी का भुगतान किस प्रकार किया जाए। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी के भुगतान करने के संबंध में ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की धारा 4 में प्रकाश डाला गया है। अधिनियम की धारा 4 कहती है कि 5 वर्ष से अधिक समय तक यदि कोई कर्मचारी निरंतर सेवा में है और यदि उसकी निरंतर सेवा को कम से कम 5 वर्ष हो चुका है तो उसकी मृत्यु होने, उसकी निःशक्तता होने, उसकी सेवानिवृत्त होने के बाद उसे ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 कहती है कि 5 वर्ष निरंतर सेवा करने वाले कर्मचारी के नियोजन के समापन पर उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें सेवा समाप्ति के बाद उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 प्रकार की परिस्थिति है जिसमें उसे सेवा समाप्ति के बाद भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। नंबर 1, उसकी अधिवर्षिता अर्थात सुपर एनाउंसन पर उसकी अधिवर्षिता। जब वह कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता की आयु को पूरा कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य रूप से नियोजक के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, उसकी निवृत्ति अर्थात जब वो रिटायरमेंट हो जाता है या अपने पद को त्याग देता है। जब वह कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है या निवृत्त हो जाता है उस नियोजन से या अपने पद को त्याग कर देता है तो भी उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा यदि उसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा की हो तो। और तीसरा है किसी दुर्घटना, बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या निःशक्तता। किसी भी दुर्घटना के कारण या बीमारी के कारण यदि उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या वह कर्मचारी निःशक्त हो जाए अर्थात वह अब कार्य करने के योग्य न रहे जो कि वह मृत्यु के पहले या निःशक्तता के पहले कर सकता था, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाए या वो किसी कारण से निःशक्त हो जाए तो फिर 5 वर्ष की निरंतर सेवा को नहीं देखा जाएगा। अर्थात यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या वह किसी कारण से निःशक्त हो जाए तो फिर 5 वर्ष की सेवा यदि उसने निरंतर नहीं की है तो भी उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन अधिवर्षिता, निवृत्ति या पद त्याग की स्थिति में उसे ग्रेच्युटी का भुगतान तभी किया जाएगा जब उसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण की हो। अब हम देखेंगे कि नाम निर्देशित को ग्रेच्युटी का भुगतान। जिस व्यक्ति को ग्रेच्युटी का भुगतान होना है यदि वह व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसने जिस व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया है उस नाम निर्देशित व्यक्ति अर्थात नॉमिनी को नियोजक के द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। यदि उसकी ओर से कोई नॉमिनी है या कोई वारिस है तो उसे ही फिर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नियोजक के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मृतक ने जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है यदि वो व्यक्ति अवयस्क है तो फिर ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी की राशि नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात कंट्रोलिंग ऑफिसर को दे दी जाएगी जो उस राशि को किसी बैंक में, वित्तीय संस्था में या ऐसी लाभदायक जगह पर वो विनियोग करेगा जो उसको उचित लगे।
और वो राशि जब तक नॉमिनी वयस्क न हो जाए तब तक वह राशि उस बैंक, वित्तीय संस्था या जिस जगह नियंत्रक प्राधिकारी ने उसे इन्वेस्ट किया है वहां पर रहेगी। इस प्रकार जिस व्यक्ति को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है उसके मरने के बाद उसके नॉमिनी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाने का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। अब हम देखेंगे स्पष्टीकरण। ये जो मैंने आपको बताया इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां निःशक्तता का मतलब है किसी भी बीमारी, किसी भी दुर्घटना या कोई ऐसा कारण जिसके कारण से वह कर्मचारी अब उस जगह काम करने के लिए अब योग्य ना रहे, वह वो काम करने में आसक्त हो जाए तो उसे निःशक्तता माना जाएगा। और इस प्रकार निःशक्त होने पर उसे 5 वर्ष की निरंतर सेवा न होने के बाद भी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरा, नियोजक कर्मचारी की सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष अर्थात कंप्लीटेड ईयर के लिए अथवा 6 माह से अधिक के उसके भाग के लिए संबंधित कर्मचारी द्वारा सबसे अंत में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित 15 दिन की मजदूरी की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान होगा। अर्थात उस कर्मचारी ने अपने नियोजन में अंत में जो कार्य किया है तो सबसे अंत में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित 15 दिन की जो मजदूरी है उसके आधार पर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया जाएगा। तीसरा स्पष्टीकरण, यदि उस कर्मचारी को मात्रा के आधार पर अर्थात प्राइस रेट के आधार पर मजदूरी दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दैनिक मजदूरी उसके नियोजक के समापन के ठीक पूर्ववर्ती 3 माह की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर गणना की जाएगी। यदि वो कर्मचारी दैनिक मजदूरी या मात्रा के आधार पर यदि मजदूरी पाता है तो नियोजन जब उसका समाप्त हुआ था तो समाप्त होने के पूर्व जो ठीक 3 महीने की अवधि के लिए जो वो मजदूरी पाता था उसी के आधार पर उसकी औसत मजदूरी की गणना की जाएगी। और ऐसा कर्मचारी जो मौसमी स्थापन में है, जो साल भर नहीं चलते, समय समय पर चलते हैं, तो प्रत्येक मौसम के लिए 7 दिन की मजदूरी के आधार पर ही ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण किया जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको अलग अलग परिस्थिति बताई कि किस परिस्थिति में किस प्रकार उसकी ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण किया जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे कर्मचारी की संदेह ग्रेच्युटी की रकम। इस अधिनियम में जो ग्रेच्युटी की राशि है वो अब बढ़ा दी गई है। शुरू में इस अधिनियम में ग्रेच्युटी की राशि 3.5 लाख रुपए थी, जिसे 2010 में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। और अब जो वर्तमान जो संशोधन है, ग्रेच्युटी संशोधन विधेयक जो 2017 आया, जिसमें मातृत्व लाभ जो प्रसूति अवकाश है उसे भी अब 12 सप्ताह से बढ़ाकर अब 26 सप्ताह कर दिया गया। और इस 2017 का जो संशोधन है उसके अनुसार ग्रेच्युटी की राशि जो 10 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रावधान कर दिया गया है। यह संशोधन 2017 का संशोधन है। कर्मचारी को दे ग्रेच्युटी की रकम। अब हम देखेंगे ग्रेच्युटी का सम अप्रीति, उपादान की सम अप्रीति अर्थात फॉर फ्यूचर ग्रेच्युटी की उपादान की सम अप्रीति, इसको धारा 4(1) में किसी बात के होते हुए भी यह बताया गया है कि किन किन परिस्थिति में ग्रेच्युटी की राशि का सम अपहृत किया जा सकता है। पहला, किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति यदि उसके कार्य के लोप करने, उसके कार्य में उपेक्षा करने या अन्य कारण से यदि उसकी समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी नुकसान या हानि की मात्रा तक सम अपहृत कर ली जाएगी। अर्थात यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य में किसी प्रकार का लोप करता है, कार्य करने में उदासीनता बरतता है, या वह कार्य करने में किसी प्रकार की उपेक्षा करता है या अन्य ऐसा कोई कारण है, तो ऐसी स्थिति में उसकी ग्रेच्युटी का निर्धारण जो होगा ऐसे नुकसान या हानि की मात्रा तक, ऐसा नुकसान या हानि की मात्रा तक जो नियोजन को हुआ है उस सीमा तक उसकी ग्रेच्युटी की राशि सम अपहृत कर ली जाएगी। दूसरा, कर्मचारी को संदेह उपदान पूर्णता या भागता कब रख लिया जाएगा। कुछ ऐसी परिस्थिति है
जिसमें कर्मचारी को जो ग्रेच्युटी की राशि का जो भुगतान होना है वो पूरी तरीके से या भागता सम अपहृत कर लिया जाएगा। यह भी दो परिस्थिति में होगा। पहला, यदि उसकी सेवा उसके बलवात्मक या उपद्रवी आचरण या हिंसात्मक कार्य के कारण समाप्त हुई हो। यदि वह कर्मचारी कोई बलवात्मक आचरण करता है, कोई हिंसात्मक आचरण करता है या फिर कोई उपद्रवी आचरण नियोजन में करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतः या भागतः सम अपहृत किए जाने का प्रावधान बनाया गया है। दूसरा, नैतिक अद्यमता। वह कर्मचारी जिसे ग्रेच्युटी का भुगतान होना है, यदि वह नैतिक अपराध के लिए दंडित पाया गया हो या उसने नैतिक अध्यमता का उसने दंड उसे दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी ग्रेच्युटी की राशि का पूर्णतः या भागता सम अपहृत किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनियम में दो परिस्थिति बताई गई है जिसमें कर्मचारी की ग्रेच्युटी की राशि को सम अपहृत करने की बात कही गई है। यदि वह कोई हिंसात्मक कार्य करे, बलवात्मक कार्य करे, उपद्रवी कार्य करे या फिर वह व्यक्ति जो है नैतिक अपराध के लिए दंड पाया गया, तो उसकी ग्रेच्युटी की राशि का पूर्णतः या भागता समापरण किया जा सकता है। और यदि वह व्यक्ति सेवा कार्य में कोई लोप करता है, उपेक्षा करता है, तो जो नुकसान नियोजन को होता है उसकी क्षति की मात्रा तक उसकी ग्रेच्युटी की राशि को सम अपहृत किए जाने का प्रावधान अधिनियम में बताया गया है। केरल राज्य बनाम पद्मनाथन का वाद। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ग्रेच्युटी पाना उस कर्मचारी को कोई खैरात नहीं वरन उसका अधिकार है। यदि नियोजक उसे ग्रेच्युटी देने से वंचित करता है तो उसे ब्याज और जुर्माने की राशि पाने का भी पूरा अधिकार है। इस मामले में कहा गया कि ग्रेच्युटी, पेंशन और भविष्य निधि अलग अलग चीज है जिसका भुगतान कर्मचारी को अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार दयाल शरण बनाम भारत संघ के मामले में भी कहा गया किसी भी कर्मचारी की ग्रेच्युटी की राशि को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न की गई हो। इस प्रकार अधिनियम में मैंने आपको धारा 4 के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान किस प्रकार किया जाए आपको बताया। और आपको मैं बता दूं कि यदि कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या उस कर्मचारी की अशक्तता के कारण वो कार्य न कर पाए तो फिर 5 वर्ष की निरंतर सेवा नहीं देखी जाएगी। अदरवाइज 5 वर्ष की निरंतर सेवा समाप्त होने के बाद उसे ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। अतः नियोजक का दायित्व है कि जैसे ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होती है उसकी ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण अनिवार्य रूप से कर ले ताकि उसकी सेवानिवृत्ति के 1 महीने के अंदर ही उसकी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान उसे किया जा सके।